जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच खमर साहब, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कार। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अभी तो जारी बात है, ये जो हाल ही में G20 हुई है इंडिया के अंदर, तो बहुत सारे जो इतने ज़्यादा इवेंट्स हो रहे थे, इतनी ज़्यादा मुलाकातें हो रही थी, इतना कुछ बाहर आ रहा था कि वी कुडंट फाइंड अ प्रॉपर टाइम टू डीकोड इट व्हाट एक्चुअली हैपेंड। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, ही हैज़ बिन ट्रीटेड ट्वाइस। उनको जो है वो वीवीआईपी का प्रोटोकॉल दिया गया है। एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल भी बनाई गई है। कई लोगों का ख्याल ये है कि पिछले साल 2019 में जब मोहम्मद बिन सलमान आए थे, तो जी। तब भी वो कह के गए थे कि वो इंडिया के अंदर कुछ $100 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी भी काफ़ी बातें हुई हैं। आपको क्या लगता है, अभी कॉरिडोर की बातें हुई हैं, आपको क्या लगता है मोहम्मद बिन सलमान इंडिया को नॉन सीरियस ले रहे हैं? जो पहले कह गए थे मैं इतना पैसा लगाऊंगा, लेकिन लगाया नहीं है, और फिर ऐसी बातें हो रही हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? पहले तो आप कुछ भूल रहे हैं खमर साहब। आई थिंक यू हैव फॉरगॉटन समथिंग। क्या सर? अरे भाई, क्रिकेट। आपने मुबारकबादी नहीं दी हमको बिल्कुल इंडिया ने। बिल्कुल, क्रिकेट, हाँ बिल्कुल। नहीं, मैं तो डॉक्टर साहब मैच देखते नहीं। वो मैच जिसमें पाकिस्तान हार रहा हो, मैं देखते नहीं हूँ। जाहिर है, मतलब अब तो ऐसा है कि तो आप तो डिप्लोमेसी भी छोड़ना चाहिए फिर तो नहीं नहीं, उसमें भी। उसमें हम थोड़े बहुत कामयाब होते हैं, थोड़े बहुत ऐसे। एनीवे, सो इंडिया ने ना सिर्फ पाकिस्तान को क्रशिंग डिफीट दी है, बल्कि अभी बहुत अभी मैं खतरनाक। इसलिए आपका इंटरव्यू 2-3 मिनट लेट कर दिया कि इंडिया जस्ट बीट श्रीलंका एंड क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स ऑफ द एशिया कप। तो मजा आएगा। एनीवे, तो G20 का सवाल ये है कि एमबीएस का मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक साहब ने मुझे कहा था कि मुसलमानों का प्रॉब्लम ये है, 21st सेंचुरी 20वीं सदी की बात कर रहे थे, कि उनकी जुबान उनकी लाठी से लंबी है। बोलते बहुत करते कम है। तो फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी एक पूरा स्ट्रेटेजिक रिव्यू किया इंडिया और सऊदी अरेबिया की रिलेशंस का, जिसमें मैंने एक वीडियो भी लगाया अपने शो पर, जिसमें एमबीएस इज सेइंग कि 5 साल में मिडिल ईस्ट विल बिकम लाइक यूरोप। तो वो कह के 4 साल हो चुका है तो क्या अब नेक्स्ट ईयर में यूरोप बन जाएगा मिडिल ईस्ट? और वो कह रहे थे ना सिर्फ सऊदी अरेबिया, बट कतर भी और इजिप्ट भी, जॉर्डन भी। तो अब क्या मतलब, लाइक व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मेकिंग स्टेटमेंट्स लाइक दिस कि 5 साल में सऊदी मिडिल ईस्ट विल बिकम लाइक यूरोप? और व्हाट डज ही मीन बाय दैट? मतलब क्या डेमोक्रेसीज आ जाएंगे पूरे मिडिल ईस्ट में? क्या कल्चरली खुलेआम गे मैरिजेस की इजाजत मिल जाएगी, या क्या, लाइक व्हाट? बड़े बड़े खूबसूरत चर्चेस और म्यूजियम्स बन जाएंगे मिडिल ईस्ट में? लाइक व्हाट इज यूरोप इन हिज माइंड? राइट, उनके दिमाग में यूरोप इज लाइक द पिनिकल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। बट डिस्क्राइब टू मी व्हाट ऑफ यूरोप डू यू लाइक? वहाबिज्म सऊदी अरब से खत्म हो रहा है, लेकिन लंदन में तो पड़ रहा है ना। जितने सलफी अब इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, शायद सऊदी अरब में नहीं होंगे। इनफैक्ट सारे सऊदी डिसिडेंट्स भी वहां बैठे हुए हैं। So the question arises is how seriously to take his pronouncements. तो 2019 में MBS came on his first state visit to India. ये दूसरी स्टेट विजिट है पिछले 4 साल में। तो पहले विजिट में ही प्रॉमिस्ड $100 billion of investment in India. अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस बार फिर प्रॉमिस किया कि सऊदी अरेबिया अपने सॉवरेन वेल्थ फंड में से इन्वेस्ट करेगा $100 billion। ये और बात है कि इस बार कुछ 25 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए बिटवीन वेरियस आर्ग्यूमेंट्स। और हो सकता है कि दिस $100 billion इंक्लूड्स सऊदी इन्वेस्टमेंट इन आईमेक। सो इट इज नॉट वेरी क्लियर कि क्या कह रहे हैं, लाइक हम $100 billion इन्वेस्ट कर देंगे, कब, कहाँ कहाँ है।
डालें तो सही है, एक बैंक में अकाउंट खोल के उसमें डाल दें, एटलीस्ट इंडिया में इंटरेस्ट तो आते रहेगा, राइट। फिर उसके बाद देखें, इंडिया में फिक्स डिपॉजिट पे पता है बहुत जबरदस्त इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। सो दैट इज वन क्वेश्चन। अब वो अहमदाबाद में एक ऑफिस खोल रहे हैं वेयर दे विल बी इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करेंगे। तो दैट इज वन थिंग। द अदर थिंग इज के दो वजूहात हो सकते हैं कि या तो पिछले 1.5-2 साल में चाइना के साथ ताल्लुकात बड़ी तेजी से इम्प्रूव हुए हैं, यहाँ तक कि अब युआन में ट्रेड हो रहा है सऊदी अरेबिया और ईरान का, एटलीस्ट ऑयल का ट्रेड, सॉरी सऊदी अरेबिया और चाइना का ट्रेड। फिर हेविली वो एक दूसरे के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। चाइनीज फर्म्स ने अरामको की पाइपलाइन वाली जो डिवीजन है उसमें हेवी इन्वेस्टमेंट्स है चाइनीज फर्म्स की। चाइना में रिफाइनरीज में सऊदी अरेबिया ने तकरीबन $9-10 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है ऑलरेडी। सो आई थिंक ही गॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय चाइना एंड इंडिया को ऑन द बैक बर्नर डाला, एंड होपफुली ये जो नया सेकेंड स्टेट विजिट है इट इज गोइंग टू रिवाइटलाइज। ये जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी काउंसिल एसपीसी जो है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल जो है, वो एक्चुअली नरेंद्र मोदी जो 2019 अक्टूबर में शायद मेरे ख्याल से ही हैड विजिटेड सऊदी अरेबिया जब वो प्रपोज हुआ था। सो देखिए 2019 में जो प्रपोजल्स हुए, दे आर एक्टिंग अपॉन इट नाउ, सो होपफुली इन्वेस्टमेंट्स भी शुरू हो जाएंगे अब, राइट। सो विल सी व्हाट हैपन। एक जॉइंट कोई वर्किंग कमेटी भी कायम हुई है, और आईमेक को लेकर जहां अमेरिकन ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व है, ये तो पुश करते ही रहेंगे ना, सोती नहीं ना स्टेट डिपार्टमेंट। तो अगर सऊदी अरेबिया के बंदे कुछ नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट इंडियन ब्यूरोक्रेसीज और सऊदी यूएस ब्यूरोक्रेसीज माइट एक्चुअली पुश दिस थिंग फॉरवर्ड। सो हो सकता है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन आप देखें ये मतलब अब पाकिस्तान में कह दिया कि सऊदी अरब और यूएई दोनों $25-25 बिलियन इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, अगर आप करने ही वाले हैं 25-25 बिलियन तो उसको डिपॉजिट तो कर दें उसके बाद वहां से इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान का कितने मसाइल हल हो जाएंगे, राइट, without giving the money, right? You can simply deposit it in the bank. It still belongs to Saudi Arabia, but it problem solve हो जाता पाकिस्तान का जो लिक्विडिटी का जो प्रॉब्लम हो रहा है विद फॉरेन करेंसी। और मजे की चीज ये है कि सऊदी रियाल एंड यूनाइटेड अरब का जो दिरहम्स हैं, दे आर वो डॉलर को लगे हुए हैं। जब डॉलर ऊपर नीचे जाता है तो वो भी ऊपर नीचे जाते हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं है ऑफ द डॉलर। 3.7 कुछ रेट फिक्स्ड है उनका। So the IMF will treat them like hard currency, उनकी करेंसी। तो आई डोंट नो व्हाट दीज स्टेटमेंट्स आर, क्या इनको पब्लिक ओपिनियन अपने पास कर रहे हैं या नहीं। सो वी हैव टू सी, बट अलबत्ता ट्रेड तो बढ़ रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इंडिया सऊदी अरेबिया का ट्रेड अब $50 बिलियन से ज्यादा हो गया है, $55-57 बिलियन। Saudi Arabia has now become the fourth biggest trading partner. मजे की चीज ये है कि इंटरेस्टिंग लोग हैं जिसके साथ इंडिया ट्रेड करता है। यूएस उसके बाद चाइना, उसके बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके बाद सऊदी अरेबिया। सो दीज आर द 4 टॉप। 5th रशिया है। सो इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर्स, तो लेट अस सी इंडिया के साथ दे आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि ये आइंदा 2-3 साल में $100 बिलियन का ट्रेड हो जाए। सो दैट इज वन एडवांटेज। और मैं एक इंडिया के एक रिटायर्ड फॉरेन सर्विस ऑफिसर जो एम्बेसडर रह चुके हैं सऊदी अरेबिया, इंडिया के एम्बेसडर टू सऊदी अरेबिया 2 बार, दो टर्म्स उन्होंने की है, तो उनसे तफसीलन बात की है। तो उनका एक पॉइंट, मतलब आज रात को मैं वो वीडियो लगाऊंगा, आज रात यूएस के रात यानी सुबह में इंडिया के। तो इन दैट ही मेक्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, ही सेज के ट्रांसैक्शनल रिलेशनशिप्स हैं एंड प्रॉब्लम यह है सऊदी अरेबिया के रिलेशंस तकरीबन हर मुल्क से ट्रांसैक्शनल है। इंडिया को छोड़ दें आप, अमेरिका के साथ भी 1939 से दोस्ती है, राइट, बट ना अमेरिकन जाते सऊदी अरेबिया टूरिस्ट की तरह,
मतलब जो जाते हैं वो अमेरिकन मुस्लिम्स ही हैं हज के लिए, उमरा के लिए। कोई आज तक मैंने किसी से नहीं सुना कि आई एम ऑन वेकेशन इन सऊदी अरेबिया। अम्मा से मिलने जा रहा हूँ, अब्बा से मिलने जा रहा हूँ, उमरा करने जा रहा हूँ हज के लिए, जैसा आप लोग तुर्की जाते हैं, मोरक्को जाते हैं, अमेरिकन मुस्लिम्स ये दो मुल्क बहुत जाते हैं। अब थोड़ा थोड़ा बॉस्निया भी जाने लग गए हैं। तो दीज आर द 3 कंट्रीज वेयर दे गो ऑन वेकेशन। बाकी तो या तो घर जाके पेरेंट्स से मिलना होता है या रिलीजियस ऑब्लिगेशन फुलफिल करने जाते हैं। So Saudi Arabia does not have people to people relations with any countries. हो सकता है कि गल्फ के साथ हो, I don't think, मतलब मैं I know other countries, Egypt, Morocco and all, they don't have the same relations with Saudis. तो ऑब्वियसली वो सारा का सारा ट्रांसैक्शनल ही है। अगर आप दूसरे कंट्रीज में जाके देखें, अमेरिका ब्रिटेन को देख लें, अमेरिका इसराइल को देख लें, आप अमेरिका इंडिया को देख लें, कैसा बढ़ते जा रहा है, यू नो। यहाँ पर हमारे इतने जो अमेरिकन वाइट एंड ब्लैक फ्रेंड्स हैं और चाइनीज फ्रेंड्स भी हैं, उनको इतना शौक लगा हुआ है इंडियन फूड का कि अब तो हर स्टोर्स में मिलता है आपको माइक्रोवेवेबल फूड इंडिया के। तो सो देयर इज ए कल्चरल एफिनिटी भी बढ़ रही है ना। सो दैट इज व्हाट आई मीन। एज अ सऊदी फूड कुछ नहीं मिलता आपको कहीं भी आप चले जाए, अनलेस यू काउंटिंग हलाल मीट। सो तो आई डोंट नो ये बियॉन्ड ट्रांजैक्शन ये क्या रिलेशनशिप बन सकती है, यू नो। मतलब सऊदीज आके इंडिया में ताजमहल देख के जा सकते हैं, बट हिंदू सऊदी अरब जाके क्या करेंगे? डेजर्ट देखेंगे और क्या डॉक्टर साहब। वो तो राजस्थान में उससे अच्छा है। राजस्थान का डेजर्ट इज मोर इंटरेस्टिंग। आपको गाना भी मिल जाएगा, म्यूजिक भी मिल जाएगी। नहीं, अब तो सऊदी अरब में बड़ा गाना बजाना है। वहां पे तो वो आ गई है, वो क्या वो जो कारों वाली होती है, रेसिंग भी आ गई है, बड़ा कुछ आ गया डॉक्टर साहब, बड़ी तब्दीली आ रही है। आपको दोबारा सऊदी अरब जाना चाहिए। सोच रहा हूँ, मुझे थोड़े इनविटेशंस आए हैं यूरोप में कॉन्फ्रेंसेस के, तो एक और कॉन्फ्रेंस के बाद क्विक उमरा करके आ जाए। अब तो वीजा वगैरह आसान हो गया ना, एटलीस्ट थैंक्स टू एमबीएस। पहले बहुत पेनफुल होता था वीजा लेना। तो मैं यूजुअली सऊदी अरब सिर्फ किंग के इनविटेशन पे जाता था बस दैट्स इट। तो उसमें प्रॉब्लम्स कुछ नहीं होते, वो आपको एयरपोर्ट प्लेन से पिक करते हैं, पता है। जब पहली बार मैं गया था, आई वाज स्टिल एन इंडियन सिटीजन, तो मेरे लिए इतना प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि एंट्री नहीं थी वीजा मेरे पासपोर्ट पर। सऊदी अरेबिया एग्जिट था खाली। तो आई सेड हाउ दिस कैन नॉट वर्क। अगर मैं तो आई हैड टू गेट द एंट्री डन। फिर मैं फोन करा फिर उनके मिनिस्ट्री को, तो मिनिस्टर से कोई बंदे को भेजा, वो मिनिस्टर डेप्यूटी मिनिस्टर को आया। फिर मुझे वो एयरपोर्ट में वापस पीछे रिवर्स, जहां से आप एग्जिट होते हैं वहां से वापस पीछे ले जाके फिर इमिग्रेशन में लाके फिर पासपोर्ट पे एंट्री, बिकॉज अमेरिकन कस्टम्स यहाँ पे इमिग्रेशन वुड हैव सेड हाउ कैन यू हैव एन एग्जिट विदाउट एन एंट्री। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, इंडियंस जो हैं, आपको क्या लगता है किसमें ज्यादा सीरियस हैं? ये जो मिडिल ईस्ट यूरोपियन यूनियन का जो कॉरिडोर की बातें हो रही हैं, आपको लगता है कि इंडियंस आर गोइंग टू मटीरियलाइज दिस, और इंडिया इज मोर इंटरेस्टेड इन इंडो पैसिफिक, या आपको समझ लगता है कि आप बैलेंस कर पाएंगे? अमेरिका का तो मसला ये है कि अगर अमेरिका स्ट्रेच हो जाए ऑन रशिया तो वो कहीं और नहीं जा सकता। तो इंडिया की कैपेसिटी है, ये जिस तरीके से अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? किधर ज्यादा फोकस कर सकते हैं वो, यूरोप, मिडिल ईस्ट? डायलॉग, इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह के लिए तो इंडिया डजंट हैव अ प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत बंदे हैं, 1.4 बिलियन। इंडिया के पास जितने बंदे किसी के पास नहीं है। दे कैन हैव अ डेडिकेटेड सेल इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फॉर ईच ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स ना। दूसरा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप आसियान को ले लें, आसियान के साथ तकरीबन 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। चाइना से 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। जापान से आई एम क्वाइट सरप्राइज, इट्स नॉट दैट हाई, बट जापान और कोरिया का काफी मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया में। बहुत जमाने से सुजुकी बनती है, और सुना के मैं होंडाई वगैरह भी आ गए शायद। सो देयर इज दोज रिलेशंस विद, अब ताइवान भी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। सो दे हैव रिलेशंस इन द इंडो पैसिफिक। लेकिन जो
आप देख रहे हैं द थर्ड एंड द फोर्थ बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स तो वेस्ट एशिया में है, नॉट ईस्ट एशिया, which is यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया। इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स तो आ रहे हैं जापान से, बट जैसा सऊदी अरेबिया प्रॉमिस कर रहा है $100 बिलियन, और यूएई ने भी प्रॉमिस किया कि वो जाके कश्मीर में इन्वेस्ट करेगा इधर उधर। सो बिटवीन यूएई एंड सऊदी अरेबिया अगर 125-150 बिलियन डॉलर आ जाते तो वेस्ट एशिया का पल्ला भारी हो जाएगा ना कंपेयर टू ईस्ट एशिया, राइट? दैट इज द सेकंड पार्ट। तीसरी चीज ये है कि इंडिया के तकरीबन 85 से 90 लाख इंडियंस वेस्ट एशिया में काम करते हैं, और सबसे ज्यादा जो आई वाज लुकिंग, मुझे बड़ी हैरत हुई, जो इंडिया को रेमिटेंसेस आते हैं ना बाहर से जो वर्कर्स के, 100 बिलियन के ऊपर चला गया था वो 21 में। इस साल कुछ $90 बिलियन, बट अराउंड $100 बिलियन वर्थ ऑफ रेमिटेंसेस आ रहे हैं। एंड इंडिया एक्चुअली नीड्स दैट बिकॉज इंडिया ट्रेड डेफिसिट रन कर रहा है। इंडियाज इंपोर्ट्स आर मोर देन इट्स एक्सपोर्ट्स फिल वक्त, सो दैट मीन्स दैट इट नीड्स एक्स्ट्रा डॉलर्स ना टू पे आउट। अगर रुपये में ट्रेड नहीं होगा, so that trade deficit is fulfilled by deposits from remittances from NRIs, और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट के पैसे आ रहे हैं, और कहाँ से आएंगे पैसे, राइट? तो वो मैं समझता था कि गल्फ से ज्यादा आ रहे हैं, बट सबसे ज्यादा यूएस से आते हैं। 25% ऑफ इंडियाज रेमिटेंसेस कम फ्रॉम द यूएस, यानी इंडियन अमेरिकन्स आर डिपॉजिटिंग लॉट ऑफ मनी बैक होम। उसके बाद बर्तानिया, इंग्लैंड से भी बहुत ज्यादा आते हैं, मतलब इंग्लैंड से मेरे ख्याल से सऊदी अरब से ज्यादा पैसे आते हैं, विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग टू मी। मैं कल ही देख रहा था डेटा टू फिगर आउट कि सऊदी अरब से कितने पैसे आते हैं इंडिया, सिर्फ $5 बिलियन आते हैं सालाना, हालांकि 25 लाख इंडियन सऊदी अरब में काम करते हैं। मेरे ख्याल से यूएस के बाद शायद सबसे ज्यादा इंडिया का डायस्पोरा शायद गल्फ में ही है तकरीबन, मतलब टोटल डायस्पोरा तो गल्फ में इज 85 to 90 lakhs, 9 मिलियन के करीब, यानी इट्स डबल ऑफ द यूएस में अब 5 मिलियन के करीब हो गया ना, 4 to 5 मिलियन है। सो इंडिया हैज अ लॉट ऑफ, देखिए सारे ट्रांसैक्शनल चीजें हैं, दे आर आल्सो क्रिएटिंग जॉब्स फॉर इंडियंस इन द मिडिल ईस्ट, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है दुबई वगैरह में। So it's not just remittances are not just coming, profits are coming. India की companies export कर 87 या $90 बिलियन तक ट्रेड हो गया है between UAE and India। है इतना सा UAE, तो उसकी ट्रेड देखो आप इंडिया के साथ। So this for India it's a very important region। अब पिछले 2 महीने से जो रशियन ऑयल की कीमत है, वो जो डिस्काउंट है वो कम हो गया है। उसके वजह से वंस अगेन इंडिया इज इंपोर्टिंग मोर फ्रॉम सऊदी अरेबिया देन रशिया। एक्चुअली जुलाई और अगस्त दोनों महीनों में इंडिया इज इंपोर्टेड मोर ऑयल, क्रूड ऑयल फ्रॉम सऊदी अरेबिया, और तकरीबन 20%, 18 to 20% इंडिया का जो एनर्जी ऑयल आता है, क्रूड ऑयल, वो सऊदी अरब से आता है। और रशिया से पहले इराक वाज नंबर 1, देन सऊदी अरेबिया, देन यूएई, जहां से इंडिया की टोटल ऑयल क्रूड इंपोर्ट्स वहां से आते हैं। अब रशिया का तो इट्स ए टेम्पररी थिंग ना, इट्स नॉट प्रॉब्ली गोइंग टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब मार्केट्स नॉर्मलाइज हो जाएंगे, देन रशिया का जो ऑयल है वो इंडिया के लिए महंगा हो जाएगा, फिर वापस वो यूरोप के लिए सस्ता हो जाएगा। तो अमेरिका जो अब नंबर 1 बना हुआ है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्टिंग एनर्जी टू यूरोप, दैट विल go back, right? So I think the Gulf area, from a strategic perspective, from an international perspective, is going to be very critical for India. अब ये डॉक्टर साहब, ये आप इंडिया और कनाडा के मसले को कैसे देखते हैं? ये जो खालिस्तान वाला इशू है, इसमें बड़ा टफ टाइम मिल रहा है जस्टिन ट्रूडो को। इंडियन मीडिया वैसे तो नहीं, लेकिन सारा टाइम ये जो उनका जहाज खराब हो गया, बड़ी एक लेदे की ट्रूडो के साथ,
और फिर उसको कहा जी पहले भी इसका जहाज़ ख़राब हो गया था, उधर भी ख़राब हो गया था, ये भी है। और फिर खालिस्तान और ये जी खालिस्तानी लीडर है वो जगमीत, ये आप समझते हैं कि मेरा ख्याल है जो वेस्ट के सबसे वो लीडर जिसको मेरा ख्याल है इंडिया ने चुना हुआ है, जिसको वो टारगेट करते हैं, वो ट्रूडो है। आपको क्या लगता है कि ये जो, और वो कहता है जी खालिस्तान की बात होती है, वो कहता है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आपको लगता है कि ये एक लोएस्ट पॉइंट पे ले है इंडिया कनाडा रिलेशंस को? देखिए, कनाडा वेस्ट का वीक लिंक है। तो चाइना भी उसकी पिटाई करते रहता है। आपको पता है लास्ट टाइम बाली में जो वीडियो लीक हुआ था, जो शी जिनपिंग ने डांटा था ट्रूडो को, वो बच्चे की तरह था। सर सॉरी सॉरी, मैं होमवर्क नहीं करके आया, उस तरह लग रहा था ना वो पूरा सीन। सो अब इंडिया ने भी उसको थर्ड डिग्री दे। देखिए, वो जो खालिस्तान का मसला है, कनाडा का उतना कसूर नहीं है जितना इंडिया इज ट्राइंग टू मेक इट आउट। इंडिया इज ट्राइंग टू प्रिटेंड कि अगर कनाडा ना होता तो ये मसला ही नहीं होता। इंडिया है द खालिस्तान प्रॉब्लम। अब वो पल रहा है कनाडा में। मैंने पिछले चंद महीनों में 2-3 पंजाबी टीवी सीरीज देखे। कोहर बोल के एक जबरदस्त सीरीज आई नेटफ्लिक्स पे, आप देखें जरूर, बहुत जबरदस्त है। बहुत मतलब इट्स वेरी ह्यूमेन मतलब। लेकिन जो कल्चर पंजाब का नजर आ रहा था उसमें, हर बंदा या तो कनाडा जा रहा है या कनाडा से आया हुआ है या कनाडा, वो एक बहुत ही टिपिकल स्टाइल में वो कहते हैं ना कनाडा को। कनाडा, कनाडा। हाँ, एग्जैक्टली, उसके गाने भी है। सो कनाडा हैज बिकम लाइक द अदर होम फॉर पंजाब। इनफैक्ट मैं मजाक से 15-20 अब एक, जब मैं साउथ एशिया पढ़ाता हूँ तो मैं हाफ सीरियसली हाफ जोकिंगली कनाडा पे एक आध दिन खर्च कर देता हूँ। मेरे स्टूडेंट से, डॉक्टर खान यू पुटिंग कनाडा इन साउथ एशिया। मैं बोला तुमने कभी जाके देखा है? जाओ जाके वैंकूवर में देखो, इट लुक्स लाइक पंजाब। टोरंटो चले जाएं आप, मतलब भरे हुए देसीज वहां पर, एमपीज वगैरह। उनके डिफेंस मिनिस्टर अभी सरदार जी थे एक, बहुत रिसेंटली एमपीज भी कई हैं। सो कनाडा इज पार्टली, we cannot do anything because this is a very powerful constituency at home, वो भी लिबरल्स के लिए खास तौर से, राइट। अगर कंजर्वेटिव्स अगर आ जाते हैं पावर में तो उनके उतना सपोर्ट नहीं होता। सो दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज ये है कि मेरे ख्याल से थोड़ा बदमाशी कर रहा है कनाडा। बदमाशी ये कर रहा है कि देखिए, जो गड़बड़ खालिस्तानी कर रहे हैं ना कनाडा में रहकर, अगर उस तरह के हरकत मुसलमान करते ना, आईसीस, अलकायदा, हमास, ये वो लेके, इट विल शट देम डाउन। जितनी आज़ादी खालिस्तानियों को है इंडिया के खिलाफ गड़बड़ करने की, थ्रेटन कर रहे हैं भाई वो डिप्लोमेट्स को मारने की। अगर किसी हमास, प्रो हमास का बंदा ने उसी तरह इसराइल की एम्बेसी को धमकी दी, आई गारंटी यू उनको पूरे बंद हो जाएंगे वो। ना ह्यूमन राइट्स देखेंगे, ना किसी बात, ना सिविल राइट्स, ना हेबियस कॉर्पस, कुछ भी नहीं। वो सीधा सीधा उनको सीआईए वाले आएंगे, उठा के लेके चले जाएंगे टॉर्चर करने के लिए टू ब्लैक साइट्स। दैट इज नॉट बीइंग डन टू द खालिस्तानीज, and India is trying to say that that's what you want to do. We want you to do to the terrorists there what we would do to the terrorists here. अब ये और बात है कि कनाडा के खिलाफ कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो बट इंडिया को कहें कि आईएफएस में देखें कितने फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, क्यूबेकवा के मूवमेंट को जरा सपोर्ट करना शुरू करें। जो क्यूबेक का जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट था ना, लास्ट टाइम रेफरेंडम में 49% तक पहुंच गए थे वो चंद साल पहले। सो इंडिया शुड ट्राई एंड सपोर्ट द क्यूबेकवा people and see how it is, because वो नज विंक विंक वाली बात हो गई है ना। गवर्नमेंट ठीक है, हम सख्ती से बात भी करेंगे लेकिन तुम करते रहो अपना काम। आई डोंट थिंक दैट विल हैपन इन द यूएस। सैन फ्रांसिस्को की इंडिया की कॉन्सुलेट पे गड़बड़ करने की कोशिश की, उसके बाद से कुछ नहीं हुआ। देखिए यूएस में, आई थिंक द यूएस विल शट इट डाउन मच फास्टर, बट कनाडा
आई डोंट नो व्हाई दे आर प्लेइंग फुटसी. ज्यादा ट्रेड नहीं है इंडिया के साथ. दो फैक्टर नहीं लगते आपको? एक तो वो दिस इज नॉट लार्जली ये रिलीजियस फैक्शन नहीं है, एक एथनिक ग्रुप है. प्लस वो जो जगमीत सिंह है, वो जो हु इज बेसिकली पार्टनरिंग, जो कि ट्रूडो का पार्टनर है, कोलिशन सपोर्ट है उसको. सो ही इज इन 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 द गवर्नमेंट. पता नहीं 18-20% तो वोट है उसके. एंड देन बीइंग अ वेरी लिबरल सोसाइटी, बहुत ही ज़्यादा लिबरल है. शायद जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि स्वीडन में, डेनमार्क में बहुत ज़्यादा लिबरल थे. एंड देन दे हैड टू पुट अ लिड ऑन ऑल दैट. देखिए, आई डोंट नो अबाउट बातें जो लिबरल कर रहे हैं. ठीक है, दे हैव फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, वो यूरोपियन स्टाइल उनका डोमेस्टिक पॉलिटिकल सेटअप है. जब ट्रम्प प्रेसिडेंट थे तो इतना ट्रम्प के खिलाफ हम लोग, मैंने भी कई आर्टिकल्स लिखे हैं, इस्लामोफोबिया, जीनोफोबिया, रेसिज्म. ट्रम्प की एंटायर ड्यूरेशन में एक भी मुसलमान नहीं मारा गया अमेरिका में. एक दो इंडियन अलबत्ता मारे गए, हु वर मिस, याद है आपको, जो शुरू में आईटी वर्कर्स. बट ट्रूडो के अंदर कई मुसलमानों को मारा गया, मस्जिद को अटैक कर दिया गया. इस्लामोफोबिया इज रैम्पेंट. तो काहे का लिबरल, मतलब दे आर आल्सो बिकमिंग एंटी xenophobic, एंटी फॉरेनर्स, एंटी रिलीजियस पीपल, वेरी प्रो इजराइल. सो I don't think this is just Trudeau's policy. उसमें लोकल पॉलिटिक्स वगैरह में जिस हद तक जो इंडियन पंजाबी लॉबी बोलिए आपको, या कंस्टिट्यूएंसी, बहुत स्ट्रांग है वो. ना सिर्फ इन पॉलिटिक्स, बट इट इज आल्सो वेरी स्ट्रांग इन बिजनेस, एंड इट इज आल्सो वेरी स्ट्रांग इन गवर्नमेंट. तो पूरे सेक्टर्स उसमें वो दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल. और देखिए, जो सिंगल एजेंडा कम्युनिटी होती है ना, तो उन्होंने अपनी सारी रिसोर्सेज उसी एक इश्यू पे लगाए हुए रहते हैं. दे आर नॉट वरीड अबाउट 20 डिफरेंट कंट्रीज. जैसा हम अमेरिकन मुस्लिम्स को अभी अब मोरक्को के लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं, मोरक्को अर्थक्वेक, अभी टर्की के अर्थक्वेक के लिए किया था, उधर फलस्तीन के लिए कर रहे हैं, फिर बॉस्निया में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उधर. इस तरह डिवाइडेड हो जाती है ना कम्युनिटी. लेकिन जो कम्युनिटी वन कम्युनिटी है, जैसे आर्मीनियंस जस्ट फोकस ऑन आर्मीनिया, तो इस तरह से ये जो खालिस्तान की लॉबी है वो एक ही इश्यू पर फोकस्ड है, ऑन इंडिया. So they are able to put a lot more influence and pressure than other lobbies, unless it's the Israeli lobby या Greek lobby. I don't know how strong वो है. Armenian lobby काफी strong है कनाडा में. Ukrainian lobby काफी strong है जी. But बिल्कुल सही है. India is going to, इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब जरूर हो रहे हैं. नहीं, बड़े तेजी से खराब हो रहे हैं. और जिस तरह उन्होंने एक इंडिया के अंदर जस्टिन ट्रूडो के साथ हुआ, आई कैन फील इट. इट वाज वेरी ऑफेंसिव. अब लार्जली मुझे तो ऐसे लगता है कि वो घर से भी उसको मार पड़ रही है ट्रूडो को. एक ऑपोजिशन बड़ी सख्त है उसकी. और उसके ऊपर तो अगले दिन वो मैं देख रहा था कैनेडियन मीडिया कि प्राइम मिनिस्टर जनाब अपनी फैमिली लेके न्यूयॉर्क में पता नहीं कितने $1,000 लगा के आ गया. वो तो आपको पता है, वहाँ उनकी पार्लियामेंट में सारी बातें होती हैं. फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ही है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, और वो सारी. ट्रूडो की खुद, मतलब अब डिवोर्स वगैरह चल रहा है, ही इज नॉट इन एन हैप्पी पोजीशन. आई आल्सो थिंक इंडिया अमेरिका की कोई एक चीज को अटका देना चाहिए. कोई इंपॉर्टेंट चीज यूएस की, दे शुड ब्लॉक इट अंटिल अमेरिका डिसिप्लिन्स कनाडा. अच्छा. तो ये कहें कि जाओ उसकी जरा सबक सिखा. अमेरिका 2 मिनट में, एक फोन कॉल में सुधर जाएगा कनाडा. एंड दैट इज प्रॉब्ली व्हाट दे शुड डू. कि अमेरिका का कोई रिक्वेस्ट, कोई इंपॉर्टेंट चीज दैट द यूएस वांट्स फ्रॉम इंडिया, उसे ब्लॉक करें थोड़ी देर के लिए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता. एंड देन इनफॉर्मली कोई एम्बेसडर से कहे कि व्हाई डोंट यू जस्ट हैव अ चैट विद मिस्टर ट्रूडो एंड वी विल फिक्स दिस. वो हो जाएगा. Because the US has no interest in the Khalistan movement. They have no interest in destabilizing India. They want India strong, integrated. So it is in the US interest to shut this down.
बिकॉज ये दरार पैदा हो जाएगी ना फिर कनाडा और इंडिया के बीच में, सो इट विल, एंड कनाडा इज सच अ कोर पार्ट ऑफ G7 नेटो। ये जो प्रो यूक्रेन लॉबी है उसका कनाडा इज वेरी क्लोज। जो सबसे ज्यादा पैसे दे रहे हैं ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है, कनाडा, यूके एंड US। यूरोपियंस अपना हाथ रोके हुए हैं। आप फ्रांस और जर्मनी के जाके देखें, कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एनीहाउ, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब सर। Yes, thank you very much. Pleasure talking to you. Bye. Thank you.